महिला आरक्षण संशोधन परिसीमन बिल पर आज वोटिंग होनी है। केंद्र शासित प्रदेश बिल पर भी आज वोटिंग होगी। शाम 4 बजे का वक्त, शाम 4 बजे लोकसभा में आज वोटिंग होगी और विपक्ष सभी बिल का विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल, परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक पर लोकसभा में वोटिंग होगी। शाम 4 बजे सभी सांसद विधेयक के पक्ष में या विरोध में वोटिंग करेंगे। इन विधेयकों पर चर्चा भी चल रही है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सदन में इस मुद्दे पर बहस भी हो रही है। पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। खासकर परिसीमन विधेयक का विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है। उनका आरोप है कि परिसीमन के जरिए लोकसभा राज्यसभा में सीटें बढ़ी तो उसका नुकसान दक्षिण राज्यों को होगा और यही कारण भी है कि यहां पर विपक्ष के सुर जो हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, उन्होंने महिला आरक्षण संशोधन का समर्थन तो जताया है, लेकिन साथ ही साथ परिसीमन को लेकर के आपत्ति भी जताई है। तो देखिए, कल से इस बहस की शुरुआत हुई है। कल भी हमने कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल लोकसभा में कार्रवाई के दौरान देखा था और आज भी खास दिन है क्योंकि शाम 4 बजे लोकसभा में वोटिंग होगी और लगातार विपक्ष जो है वो एकजुट होकर, लामबंद होकर के इसका विरोध कर रहा है। तो शाम 4 बजे सभी सांसद विधेयक के पक्ष में या फिर विरोध में वोटिंग करेंगे। इन विधेयकों पर चर्चा भी लगातार चल रही है। सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो है सफलता मिल पाती है सरकार को या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये पास होता है तो ये अपने आप में एक नया अध्याय होने जा रहा है। संसद में एक बार फिर नारी शक्ति की गूंज है, लेकिन इसके पीछे सियासी बिछाद बिछने के आरोप भी हैं। संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल 2026 की नई रूपरेखा पेश की गई तो विपक्ष ने इसे 2029 की चुनावी तैयारी का नाम दे दिया। क्रेडिट लेने और क्रेडिट नहीं देने की होड़ भी है, लेकिन सब क्रेडिट शब्द से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कोटे में कोटा की मांग के बीच पक्ष और विपक्ष में क्रेडिट वॉर चल रहा है। सवाल सीधा है, जब बिल साल 2023 में पास हो गया था तो नारी शक्ति के वंदन में देर क्यों हुई? जो जनता में चिंता निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते हैं तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करें। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे। पुराने लोग ये समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभाने जुमलों में फंसाती है। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और नियमों में छूट देने की शीतलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें, विपक्ष का सबसे तीखा हमला इसी बात को लेकर है कि सरकार जनगणना और परिसीमन की आड़ में इसे 2029 के चुनावों तक सिर्फ एक वादा बनाकर रखना चाहती है। विपक्ष पूछ रहा है कि अगर 2024 का चुनाव बिना आरक्षण के बीत गया तो क्या अब 29 के लिए महिला वोट बटोरने की नई पटकथा लिखी जा रही है? डीएमके से लेकर समाजवादी पार्टी तक के सवालों से लग रहा है कि यह बिल वाकई महिलाओं को कुर्सी देगा या फिर दक्षिण भारत की संसदीय सीटों पर कैंची चलाएगा। विपक्ष के विरोध के केंद्र में
ओबीसी के लिए कोटे में कोटा और दक्षिण भारत के हित की बात है। इसी को लेकर विपक्ष मुखर है। यूं तो पहले दिन विपक्ष के ही ज्यादा वक्ताओं ने भाषण दिया, लेकिन सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री ने कई आरोपों का जवाब दिया है। तो अमित शाह ने थोड़े समय में विपक्ष की सभी शंकाओं के जवाब में बिल का पूरा सार बता दिया। सबसे पहले देखिए, सुनिए प्रधानमंत्री ने बिल की टाइमिंग को लेकर लोकसभा में क्या जवाब दिया। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। अब बात विपक्ष के एक एक हमलों की और बीच में उन पर सरकार की ओर से आए जवाब को आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोध इस बात पर है कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल को जनगणना यानी कि सेंसस और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की शर्त से जोड़ दिया। आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाए। दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। मतलब कोटा के भीतर कोटा की मांग कांग्रेस की दलील है कि भारत की एक बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है और उनके बिना यह बिल अधूरा है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि बीजेपी सरकार सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस बिल को विशेष सत्र में लेकर आई है। कांग्रेस का कहना है कि 2023 में संसद से पास ये कानून 2024 के चुनाव से भी लागू हो सकता था, लेकिन जनगणना और परिसीमन की शर्त लगाकर इसे 2029 या उसके बाद के लिए टाल दिया गया। कांग्रेस का सवाल है कि मौजूदा व्यवस्था में ही महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, यानी 543 सीटों में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना गलत है। आज सरकार ने वो संविधान का पूरा आर्टिकल 81 को खत्म करके खुद अपने आप को ताकत दे रहा है कि नहीं, सेंसस के लिए नहीं हमको रुकना और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। ये संख्या कहां से आया? 815 नंबर? क्या आसमान से टपक गया? कहां से आया? कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। दरअसल कांग्रेस का डर क्रेडिट को लेकर भी है। जैसे वो ये भी कह रही है कि महिला आरक्षण कानून मूल रूप से राजीव गांधी का सपना था और 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के समय से राज्यसभा में पास भी कराया गया था। महिला आरक्षण के सहारे क्रेडिट लेने और इसे चुनावी राजनीति से जोड़ने पर प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर भी चुटकी के अंदाज में आरोप भी लगाया और एक तरीके से उनके राजनीतिक कौशल की तारीफ भी कर दी। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं है, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को।
लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। तो एक तरफ पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है तो दूसरी तरफ विपक्ष का सामाजिक न्याय वाला दांव, जिसे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से आगे रख रखी है और ओबीसी ही नहीं खुलकर मुसलमानों के लिए तरफदारी कर रही है। सबसे पहले देख लीजिए, सुन लीजिए कि अखिलेश की पार्टी के विरोध के बड़े पॉइंट्स क्या हैं। एसपी कह रही है कि बिल में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है, कोटे में कोटा की व्यवस्था होनी चाहिए, जातीय गणना के बिना तय करना नामुमकिन है कि किस वर्ग को कितने आरक्षण की जरूरत होगी। बिना जातिगत आंकड़ों के बिल लाना पिछड़े वर्गों के राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ साजिश है। एसपी ने चुनौती दी कि सरकार की नीयत साफ है तो 2029 तक क्यों टाला जा रहा है, तुरंत लागू होना चाहिए। लेकिन अब दक्षिण के विरोध की बात। विरोध में डीएमके चीफ स्टालिन ने बिल की कॉपी भी जलाने का काम किया। संसद में भी उनके सांसद काले कपड़ों में दिखाई दिए। डीएमके का सबसे बड़ा विरोध आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर है। पार्टी का तर्क है कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण हुआ तो तमिलनाडु जैसे राज्यों को नुकसान होगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। डीएमके की चिंता है कि आबादी के आधार पर सीटें तय करने वाले पुराने फॉर्मूले से संसद में दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। डीएमके की मांग है कि 33% महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटे के भीतर कोटा होना चाहिए। डीएमके का भी कहना है कि इसे वर्तमान 543 सीटों के ढांचे में ही तुरंत लागू किया जाना चाहिए। डीएमके सांसदों ने विधेयक के हिंदी नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी आपत्ति जताई थी, जिसे वो दक्षिण भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रति अपमान बता रहे हैं। लेकिन दक्षिण के इस डर को लेकर पीएम मोदी ने गारंटी शब्द के साथ जवाब दिया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ी डिटेल में उस डर के खिलाफ सरकार की दलील रखी। सबसे पहले प्रधानमंत्री का मोदी का बयान सुनिए। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बने। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। अमित शाह ने बताया कि पहले दक्षिणी भारत के कुल कितने सांसद सदन में बैठते थे और नई व्यवस्था के बाद कितने हो जाएंगे। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%, और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97%
मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है।